पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो बहुत खुश हैं। SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनकी तो कोई सीट नहीं है। न आइन ये कहता है ना कानून कहता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें तो नहीं बंद कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान था। इलेक्शन कमीशन को इसके किए की सजा मिले। सियासी जमात के तौर पे PTI जो है वो एग्जिस्ट करती है। सिर्फ दुरुस्त नहीं है, मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने वो ही जंग लड़ी। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही मैच्योर तरीके से आज उभर कर सामने आई। ये जो रिजर्व सीट थी ये सिर्फ PTI की ही थी। 8 फरवरी को PTI ने सियासी जंग जीती। मुस्लिम लीग पर एक और जुमा भारी पड़ा। मुस्लिम लीग को एक और जुमा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सुप्रीम कोर्ट से जिस फैसले का इंतज़ार था, इंतहाई अहम नौइयत का फैसला, मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, उसका फैसला आ गया है। इस फैसले में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट 8-5 यानी 8 जजेस एक तरफ 5 जजेस एक तरफ ये तनासुब रहा और 8 जजेस की अक्सरियत ने ये करार दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को उन्होंने मुस्तरद किया है, उनको सीट्स नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला अपहोल्ड किया था उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। फिर अक्सरियती फैसले में लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। किसी का इंतखाबी निशान ख़त्म होने से उसका इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। यह भी करार दिया गया है कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। जनरल इलेक्शन के अजीबो गरीब हालात व वाक़यात की रोशनी में ये करार दिया जाता है कि जो लिस्टें जमा करवाई गई थीं रिज़र्व सीट्स की मामले में 80 में से जो 39 अरकान कौमी असम्बली वो तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी ज़ाहिर कर चुके हैं और बाकी 41 यानी 41 अरकान जो हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टी की वाबस्तगी का हल्फनामा जमा करवाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसको 7 रोज़ के अंदर वेरीफाई करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद ये सीट्स अकॉर्डिंगली अलॉट हो जाएंगी। इख्तलाफ किया है जी इस फैसले से जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस सबीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस काजी फाजीसा ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस जमाल बंदोखेल ने भी। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस सबीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने थोड़े मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया और अपने इख्तलाफी नोट्स भी लिखे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का हक़ है, उनको ही देने का फ़ैसला उन्होंने दिया है। लेकिन ये जो सीट्स हैं सिर्फ उन 39 अरकाने कौमी असम्बली को दी जाएं जिन्होंने PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवाया था। इसके अलावा जो बाकी जो अरकान हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी में शमूलियत की वो हकदार नहीं हैं इन मखसूस नशिस्तों के। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि तमाम 13 के 13 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने ये यूनानिमसली तौर पर समझाया और रिमार्क्स दिए हैं, फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन का जो PTI को आज़ाद करार देने का फैसला था वो बिल्कुल गलत है। इसी फैसले के ऊपर हम तज्जिया तबसरा करते हैं, बट जमा खातिर ये भी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ज़राए से मौक़िफ़ आया है और उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि कमीशन ने किसी फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की। इसको भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन बहुत से हम देख रहे हैं इसके ऊपर मौक़िफ़ आ रहे हैं। हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, वज़ीर कानून ने भी इसके ऊपर बात की है और फ़ैसले को वो आइन की खिलाफ वर्जी और बल्कि रीराइट करना कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो बहुत खुश हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अपने जो चीफ हैं उनके इस्तीफ़े का मुतालबा भी वो कर रहे हैं। खैर सवाल यहाँ पर ये बनता है बुनियादी तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो सियासी बहरान है ये कम हुआ है या मज़ीद बढ़ गया है। इसी के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं बात करने के लिए बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, एजाज़ सैयद साहब और ख़ुसूसी तौर पर इसका जो कानूनी पहलू है उसके ऊपर भी राय लेने के लिए हमने दावत दी है साबिक़ अटॉर्नी जनरल माहिर कानून अशतर औसाफ साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। और जाहिद इब्राहिम साहब भी हैं, आप माहिर कानून हैं। आप ही से स्टार्ट करेंगे जाहिद। सबसे पहले तो ये नुक्ता क्लियर कर लेते हैं कि वज़ीर कानून साहब कहते हैं जो फ़ैसला आया है गो के उसका एहतराम, लेकिन ये आइन को रीराइट ओवरराइट किया गया है, ये शॉर्ट ऑर्डर जो दिया गया है ये आइन के बिल्कुल बरक्स है, क्या कहेंगे? देखें इसमें इसका जो जवाब है, अगर आप जस्टिस बंदोखेल साहब का फैसला पढ़ेंगे उसके पैराग्राफ 5 में इसका जवाब दिया गया है और उन्होंने कहा है कि जी हाँ PTI हमारे सामने नहीं है, बट वो इन पिटिशंस को एज जो कंटिन्यूएशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस ले रहे हैं।
तो आई थिंक वो जहां तक सवाल उठाया गया है उसका तो जवाब ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन यकीनन देखें, ये एक बात थोड़ा सोचने वाली है कि 13 जजेस ने मुतफिका फैसला ये दिया है कि SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनकी तो कोई सीट नहीं है, उनकी कोई रिजर्व सीट नहीं है। तो उन्होंने जो जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है उस पे मुत्तफिका फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई सीट नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इलेक्शन कमीशन का सारा रिकॉर्ड रखा गया और उन्होंने देखा कि कई अरकान, कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में PTI से वाबस्तगी दिखाई थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई अगर इन्होंने PTI से वाबस्तगी दिखाई थी तो PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है और अगर ये इलेक्ट हो गए तो इनको एज अ PTI कैंडिडेट कंसिडर करना चाहिए था। और क्योंकि PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने रिजर्व सीट्स का अपने जो भी लोग थे उनके नाम पहले से दाखिल किए हुए थे इलेक्शन कमीशन के पास और उनको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। इतना इस लिहाज से एक बहुत सिंपल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक है मेरे नजर में। ठीक है। अच्छा शायद, लेकिन ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने तो दरखास्त ही नहीं दी थी, उसका तो केस ही नहीं है, तो उसको कैसे रिलीफ दिया गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड होगा और अगर वो रिकॉर्ड ये वाजे करता है कि सीट या प्रॉपर्टी किसी एक शख्स की नहीं है, दूसरे शख्स की है, अगर वो टाइटल सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें तो नहीं बंद कर सकता उस पर। अच्छा अशरफ साहब, आप कहिएगा, क्या हम समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए रुकावटें तमाम तर दूर हो गई हैं, या आपको लगता है अभी भी कोई हिच बाकी है? सबसे पहले तो जी बसंत एहतराम जाहिद इब्राहिम साहब से कि आंखें बंद नहीं कर सकते जब कोई चीज़ सामने आ जाए और जिसकी प्रॉपर्टी है उसको मिल जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है अगर ये 184(3) का मामला होता। ये मामला उस तरह नहीं है, ये मामला अपील में है और एक मुसलमा असूल सुप्रीम कोर्ट ने खुद वाजे किया, एक बार नहीं, पिछले 75 साल की तारीख ये कहती है कि जो प्लीडिंग्स दायर की जाती हैं, जो केस ट्रायल कोर्ट के सामने, यहाँ पे ECP आप समझें कि ट्रायल कोर्ट था और उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला गया तो जो प्लीडिंग्स थी वो सारी की सारी सुन्नी इत्तेहाद की थी। जो फैसला आया वो भी सुन्नी इत्तेहाद के केस में आया। सुन्नी इत्तेहाद ने उसको चैलेंज किया, PTI के अरकान उसमें शामिल नहीं हुए, इवन वो 39 भी शामिल नहीं हुए जिन्होंने अपनी वाबस्तगी का इजहार किया था। दूसरी बात यह है कि सियासी जमात के तौर पे PTI जो है वो एग्जिस्ट करती है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो सेनेट में भी है। कोई अमर माने नहीं था कि वो PTI में बाद अज़ां शमूलियत हासिल कर लेते। उन्होंने शमूलियत हासिल की सुन्नी इत्तेहाद में और सुन्नी इत्तेहाद की पिटीशन जो है वो आप सब मानते हैं 13 जजेस ने कहा कि वो पिटीशन जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते और अपने फैसले में भी लिखा कि पेशावर हाई कोर्ट का वो हिस्सा जो हमारी इस जजमेंट से मुताबिकत रखता है वो बरकरार रहेगा। तो फिर सुन्नी इत्तेहाद की जो सारी प्लीडिंग्स वगैरह थी वो तो उन्होंने मुस्तरद कर दी। अब ये कैसे हो सकता है कि जब आपने एफिडेविट दिया बाद अज़ां, जब आप इलेक्ट हो गए और इलेक्ट होने के बाद आपके पास 3 दिन थे, 3 दिन में आपने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत हासिल कर ली। ना आइन ये कहता है ना कानून कहता है कि जब आप किसी जमात में शामिल हो जाएं 3 दिन के अंदर अंदर अपने इलेक्शन के, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। दूसरा फ्लॉ जो बहुत बड़ा है वो ये है कि जिन अरकान असेंबली को मखसूस नशिस्तों पे डिक्लेयर कर दिया गया कि ये इलेक्टेड होंगे और ये हिस्सा ले सकते हैं, उनको तो आपने पहले सस्पेंड किया और उसके बाद आपने उनको नोटिस भी नहीं दिया और उनको उन नशिस्तों से महरूम कर दिया। ये दूसरा एक बात है। आपके सवाल का जवाब कि PTI के
लिए कोई अब मसाइल अभी भी हैं। These are political questions और इनका जवाब पार्लियामेंट के पास ही है। ये लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल हैं। और क्या ही अच्छा हो कि इस जो अभाम की वजह से ये सारा सिलसिला हुआ, ये सब लोग बैठे, मिल के बैठे और आज की भी और कल के लिए भी कानून साजी इस वाज़े तरीके से करें कि कभी इस तरह के कोई अभाम सामने ना आए। अच्छा सर, तो अभी बहुत कुछ होना है। अभी तो इसके अंदर वो डिक्लेरेशन देने हैं जिसके अंदर मेरे नजदीक आइन में, कानून में गुंजाइश नहीं कि आप उस डिक्लेरेशन को कलअदम करार दें जो आपने खुद दिया हुआ है। कोर्ट के सामने तो ये नहीं डिक्लेरेशन सामने आए, तो ये मामला जो है इतना आसान और सहल नहीं है। सर, कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है इसके ऊपर? क्या चैलेंज किया जा सकता है उन लोगों की तरफ से, जैसे जिनकी सीट्स गई मुस्लिम लीग नून या दीगर पार्टीज की, तो वहां पर मसला क्रिएट होगा? जी बिल्कुल, उनके पास हक हासिल है कि वो रिव्यू दायर करें। पॉलिटिकल पार्टीज के पास हक हासिल है कि वो इसमें रिव्यू दायर करें। वो अशखास जो कि जिसमें इनको नोटिस ही नहीं किया गया, उनका हक तलफी हुई है, उनका भी फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 17 बिल्कुल उनका जो है वो मजरू होता है इस जजमेंट से। बहुत सारे सवाल इसके अंदर और इसके अंदर अब जो है वो है, सपोजिंग अब देखिए डिक्लेरेशंस वो नहीं दायर करते, फिर क्या होगा? बिल्कुल सही, ये सवाल है। और अगर वो नया डिक्लेरेशन दायर करते हैं, पहले डिक्लेरेशन का क्या होगा? क्या वो 63A के अंदर तो नहीं आ जाएंगे? और 63A के ऊपर तो पहले ही बहुत सारे सवाल। सर, जो आपने कंटेंशंस उठाई है, मैं चाहूंगी अगर जाहिद इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। जाहिद, देखिए, ये एक आईनी मसला जरूर है और जब भी आप आईनी इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक से ज्यादा आपको इंटरप्रिटेशन जरूर मिलेंगी, लेकिन आप इस चीज का ख्याल रखें कि एक इलेक्शन हुआ, एक इलेक्शन प्रोसेस से लोग गुजरे, लोगों ने वोट डाले। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक व्यू लिया कि ये लोग इंडिपेंडेंट हैं और हम इनको मौका दे रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर लें इलेक्शन के बाद। इन लोगों ने अपनी नजर में सही या गलत, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई आप इनके नॉमिनेशंस तो देखें, ये क्या चाहते थे? क्या ये चाहते थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर के और रुकन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, ये चाहते थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने वो ही जंग लड़ी, और अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो आप उनको किस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ट्रीट कर रहे हैं? अगर जो देखें, जो बल्ले का फैसला था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बल्ले का आप निशान नहीं इस्तेमाल कर सकती तहरीक इंसाफ क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शंस नहीं कराए, उसका ये मतलब कहीं से ये नहीं था कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, और वो आज वजाहत कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। भट्टी साहब, ये कहिएगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन बहुत बड़ा रिलीफ अदलिया से आया है, क्या ये सिर्फ अदलिया से रिलीफ है या इसको तहरीक इंसाफ के लिए निज़ाम से रिलीफ भी समझा जाए? किस तरह ट्रांसलेट करें इसको, डिसाइफर कैसे करें? मैडम शेख, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान था, सुप्रीम कोर्ट अपने इम्तिहान में सुरखरू हुई और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतरम मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, आप सबका शुक्रिया। जस्टिस याया अफरीदी का भी शुक्रिया और चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब, आपका भी शुक्रिया। आपकी वजह से सारी ये रौनकें लगी हुई हैं। मैडम शेख, इन सारे जजेस का और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि बल्ला छीनने के स्याह तरीन फैसले से जो पड़ने वाला घड़मस था उसमें कुछ कमी आएगी। तहरीक इंसाफ का मैंडेट इन्हें वापस मिला, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट। तहरीक इंसाफ को उनका हक मिला, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट। और तहरीक इंसाफ को भी मुबारक और तहरीक इंसाफ के करोड़ों वोटर सपोर्टर्स को भी मुबारक। मैडम शेख, पहले दिन से कह रहा था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें वापस मिलनी चाहिए, मिल गई। बल्ला छीनने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाए,
वापस जाए। कम अज़ कम इतना तो हुआ कि लार्जर बेंच ने, तमाम जजेज़ ने तहरीक इंसाफ को ये माना कि वो बहैसियत जमात पहले भी थी, अब भी है और रहेगी, और इलेक्शन कमीशन को इसके किए की सज़ा मिले। ये नहीं हो सका, काश ये भी हो जाए। अब मैडम शेख कुछ इसके बड़े मज़े के पहलू हैं। पहला है कि मुस्लिम लीग पर एक और जुमा भारी पड़ा, मुस्लिम लीग को एक और जुमा मुबारक। दूसरी बात कि वो मखसूस नशिस्तें लेने के ख्वाब, वो 2/3 अक्सरियत के सुराब, वो पैकेज जुडिशल लाजवाब, और वो एक्सटेंशन इज़्ज़त माब, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तना रह गए। मैडम शेख, आइन की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और ये तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। मतलब 3 मरतबा इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर आइन की खिलाफ वर्जी कर चुका है, 3 मरतबा गलत फैसले कर चुका है, गैर आइनी फैसले कर चुका है, कौम को बहरानों में धकेल चुका है। कोई मुहज़्ज़म मुआशरा होता, कोई रूल ऑफ लॉ का मुआशरा होता, कोई जमहूरी मुआशरा होता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सज़ा मिलती, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद इस्तीफ़ा दे देते। मैडम शेख, उन तमाम पार्टियों को सलाम जो खैरात में मखसूस नशिस्तें किसी और का मैंडेट लेने के लिए पहुँच गई और अब भी उस पर कह रही हैं कि ये साडा हक एथे रख। और मैडम शेख, आज ये भी हुआ कि चीफ जस्टिस साहब अकलियत में दिखाई दिए। जस्टिस बंदियाल याद आ गए, वो किसी सियाने ने सच कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज से मुझे लगता है जस्टिस मंसूर अली शाह का दौर शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। 107 दिन बाकी हैं चीफ जस्टिस के। ये क्या बात है, ये मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। ये मैं उसी बताता हूँ। इख्तिलाफ तो होता है सर जजेस में, ऐसे तो यही तो हुस्न है उसका। मैडम शेख, मैं जिस बात पे कर रहा हूँ वो तो सुन लीजिए। आप मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने चीफ जस्टिस साहब का नाम ले लिया। अरे नहीं, आप किसी का भी नाम लेंगे तो मैं ये बोलूंगी अगर गलत बात करेंगे। 107 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी साहब के, और छुट्टियां निकाल कर 69 दिन रह गए हैं। जिन 8 जज साहबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला किया, इनमें 5 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। जो आज एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है, और जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान ने जिस तरह का ट्वीट किया है और जिस तरह का बादी और नज़र गुफ्तगू हो रही है, ये कोई उमर अता बंदयाल साहब का वो बेंच नहीं है जिसको आपने सरेआम धमकियां दी, जिनको आपने कहा कि हम असम्बली में बुलाएंगे, तौहीन लगाएंगे, और जिनके जलसों में आपने तस्वीरें लगाई, और जिनके सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने सियासी जलसे किए, दफ़ा 144 लगी हुई थी। तो ये वो जजेस हैं जिनकी कल तक आप तारीफ़ें करते थे, आज़ाद जजेस, खुद मुख्तार जजेस। अगर इनमें जस्टिस मुनीब अख्तर आपको पसंद नहीं है, निकाल भी दें, तो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना है, या अफरीदी साहब हैं, शायद वही साहब हैं, आयशा मलिक साहब। मैडम शेख जी, बात इस वक्त ये है कि निज़ाम, 2 आपके सवाल के आखिरी 2 जुमले हैं। एक तो क्या कोई सियासी बुरहान में कमी आएगी? नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी रखना डाला जाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि नीयत बद मंजिल खोटी। दूसरा, 9 मई हमारे सामने मैंडेट चोरी है, सज़ाएं और मुकदमे हैं। एक किस्सा हल हुआ था लेकिन वो हल नहीं होने दिया जाएगा, अभी बहुत सारे चालें चलेंगी। और दूसरा, क्या ये निज़ाम की तरफ से तहरीक इंसाफ को रिलीफ है? नहीं, ये अदलिया की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ है। अच्छा ठीक है सर, एक बात मुझे बता दें, आपने तहरीक इंसाफ को बड़ी मुबारकें दी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो कुछ किया ही नहीं है। तहरीक इंसाफ तो दरख्वास्त भी नहीं लेके गई, तो वाकई में वो, बल्कि याद आया सलमान अकरम राजा से तो पूछा गया अदालत में खड़े होके कि सलमान साहब अगर आपको सीट ना दी जाए ये सारी, तो आपको कोई मसला तो नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं सर, मुझे कोई मसला नहीं। तो फिर वाकई में मुबारकबाद बनती है तहरीक इंसाफ की उन मानों में? जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ तहरीक इंसाफ से हटाकर आपको, कि तहरीक इंसाफ ये फिक्रा कहने पे कि तहरीक इंसाफ ने किए ही कुछ नहीं। शेर को बैंगन ने हराया, शेर को चिमटे ने हराया सर, शेर को अगर बाय डिफॉल्ट उनको मिल गया रिलीफ, वो अलग बात है। मेरी बात तो सुन ले, एप्पल्स और ऑरेंजेस कंपेयर ना करें। बोल लेने दे, 2 सिर्फ फिक्रे बोल लेने दे, 2 फिक्रे बोल लेने। ये मखसूस नशिस्तें
किस बुनियाद पर बनी है? इलेक्शन पर। इमरान खान जेल में नाहल, सियासी स्पेस नहीं, बल्ला छिन गया, फार्म 47 आ गया, उसके बाद सर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाएंगे और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आए भी नहीं है। सर ना भट्टी साहब, इन ऑल फेयरनेस ये सवाल तो बनता है, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, यही सवाल मैं लेके जाऊंगी बाकी एनालिस्ट के पास आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तज्जिया तबसरा हम कर रहे हैं, कानूनी राय भी जान रहे हैं, साथ साथ सियासत में आगे क्या होने वाला है। बेनज़ीर, क्या राय है आपकी? अच्छा अलीना, मैं जरा थोड़ा सा फैसले पे भी बात करना चाहूंगी। जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक मेरे ख्याल से तो फैसला काफ़ी हद तक दुरुस्त है। इसलिए क्योंकि और सिर्फ दुरुस्त नहीं है, मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर फैसला है। एक बड़ी क्लियर डेडलाइन और टाइमलाइन दी गई है कि अगली 30-40 दिन में इलेक्शन कमीशन ने ये करना है, पीटीआई ने ये करना है, और फिर जाके ये जो रिजर्व सीट है वो पीटीआई को मिलेंगी। तो मेरे और उसके बाद ये भी लिखा गया है कि पीटीआई ने कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करानी है, और दोनों जो है अगर किसी सीपी को या पीटीआई को कोई कंफ्यूजन होती है तो वो फिर से अदालत के पास आ सकते हैं अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो जो गुंजाइश है कोई मिस इंटरप्रिटेशन की, वो इस फैसले में शायद नहीं है। ये मेरी ही अंडरस्टैंडिंग है। बाकी देखें, मेरी राय में तो ये सीटें, ये जो रिजर्व सीट थी, ये सिर्फ पीटीआई की ही थी। पेशावर हाईकोर्ट का भी जो फैसला आया था वो पीटीआई के खिलाफ आया था, लेकिन उसमें भी यही कहा गया था कि पीटीआई क्यों नहीं अपना केस लड़ी, ये जीती तो सीटें पीटीआई नहीं है। तो ये पार्लियामेंट का देखिए इस वक्त ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इस वक्त जो हमारा पार्लियामान है उसका इमेज और उसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान हुआ है। 8 फरवरी के बाद एक तासुर है, और ये तासुर बढ़ता चला जा रहा है कि ये सीटें जीती पीटीआई ने है, लेकिन पीटीआई को शायद इतनी सीटें नहीं मिली जितनी वो जीते हैं। और अगर अब उनसे रिजर्व सीट भी ले ली जाती तो और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी जो है हमारी पार्लियामान की, उसको नुकसान होता। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती। और मरीना, ये मेरी राय है कि पीटीआई की भी जब हुकूमत थी और अभी मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत है, इन दोनों सियासी जमातों से थोड़ा सा मुझे खौफ आता है कि अगर इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए तो पता नहीं है हमारे आइन के साथ वैसे क्या करेंगे, जिस किस्म की ये लोग कानून साजी कर रहे हैं। अब जो कॉम्पोजिशन बनने जा रहा है पार्लियामेंट में वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ये 22 सीटें पीटीआई को मिल जाती हैं तो इसका मतलब पीटीआई की जो स्टैंडिंग होगी पार्लियामेंट में वो होगी कोई 112-114 एमएनएस। इसका मतलब कि वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी पार्लियामेंट में। और ये भी शायद हमारी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होने जा रहा है कि एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में बैठेगी। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है मेरे ख्याल से वो ये है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो क्या करते हैं इस फैसले के बाद, खास तौर पे पीपल्स पार्टी। अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला करती है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं पीटीआई के साथ हुकूमत बनाना चाहती है, क्योंकि आपको याद है कि इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी तो राजी थी पीटीआई के साथ हुकूमत बनाने के लिए, पीटीआई उस वक्त नहीं मान रही थी। तो ये बहुत मुश्किल में डाल सकता है। आपको अब की सूरत हाल में इम्कान लग रहा है? अलीना देखें, ये जो 41 एमएनएज हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि ये किसी भी सियासी जमात में जा सकते हैं, ये भी देखना है कि ये आगे जाके इनके साथ क्या होता है, क्या इन पे दबाव डाला जाता है। क्योंकि देखें, हुकूमत को सिर्फ 15 या 16 सीटें और चाहिए, फिर उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। तो क्या यहाँ से लोग तोड़े जाते हैं, क्या इन पे दबाव डाला जाता है कि ये अपना पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट ना जमा करें। एक आखिरी चीज अलीना, देखिए जो मुझे समझ आई है इस केस की वो ये कि ये केस पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बारे में शायद था ही नहीं। इसमें जो ज्यादातर जजेस के कमेंट्स आते थे उससे लगता ये था कि वो बात कर रहे हैं ये केस है वोटर्स का, कि एक टेक्निकलिटी की बुनियाद पे क्या आप इतने ज्यादा वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर सकते हैं या नहीं। और मेरे ख्याल से इसी ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू को देख के शायद ये 8 जजेस जो हैं इन्होंने ये फैसला किया है। एक मैं बस छोटी सी चीज आखिर में कहूँगी, मुझे पता है बहुत लंबा होता है, कि ये जो इस फैसले के बाद अब आप मुझे बताएं अलीना, इलेक्शन कमीशन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, जिसके बारे में 8 जजेस कह रहे हैं कि उन्होंने गैर कानूनी फैसला किया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे फैसले की गलत तशरीह की। और यही वो इलेक्शन कमीशन है जो एक आईनी अदारा है जिनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने मुल्क में इलेक्शन कराना है, जो अभी लोकल बॉडी इलेक्शन कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी ट्राइब्यूनल्स का फैसला। आप क्या कह रही हैं, ये जो इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है दुरुस्त हो रहा है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए? अलीना,
मेरे राय में तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कि पहले तहकीकात हो, पता चले ये जो फॉर्म 45 का जो मसला बना हुआ है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट तो वो भी तो इन्हीं इलेक्शन कमीशन कुछ इस सेटअप के अंडर होना है ना। लेकिन मज़ीद साहब पहले ही कह चुके हैं ये कि आज का फैसला अगर पीटीआई के हक में आता है तो फिर हुकूमत को ख़तरा है। मज़ीद साहब क्या अभी भी आपको लगता है? देखिए, हम अगर हम आज के फैसले को देखें, एक चीज़ तो मैं क्रेडिट दूंगा जस्टिस फायज़ीज़ा को कि उन्होंने एक फुल बेंच बनाया। माजी की तरह 4 रुकनी या 5 रुकनी या 3 रुकनी बेंच बनाकर फैसले नहीं किए गए। उनके खिलाफ फैसला आया ना एक तरह से, लेकिन उन्होंने एक फुल कोर्ट तश्कील दी और फुल कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जो उनकी राय के बरखिलाफ़ था। यानी मेजॉरिटी डिसीजन जो था उसमें वो उसका हिस्सा नहीं थे, वो इख्तलाफी जिन्होंने इख्तलाफ किया वो उसका हिस्सा थे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीके से अगर आप देखें आज कोर्ट की पूरी कंडक्ट को अगर आप देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि उन्होंने पहले मंसूर अली शाह साहब से कहा कि आप मेजॉरिटी डिसीजन पढ़ें, फिर उन्होंने याहिया आफरीदी साहब से कहा कि आप अपना इख्तलाफी नोट पढ़ें, और एक सुप्रीम कोर्ट बहुत ही मैच्योर तरीके से आज उभर कर सामने आई। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह कि 8 फरवरी को पीटीआई ने सियासी जंग जीती। तमाम तर रुकावटों के बावजूद उनके वोटर्स ने जो है वो पहली मर्तबा हुआ कि एक जमाती इंतखाबात में इंडिपेंडेंट ग्रुप सबसे लार्जेस्ट ग्रुप बन के उभरा। तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से रेवोल्यूशनरी वो था कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद वो इमर्ज होके आए। उनके वोटर ने तमाम रुकावटों को अबूर कर लिया। आज उन्होंने एक लीगल बैटल जीत लिया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्यों आई? इसलिए कि आपने पीटीआई को आउट कर दिया था, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सामने आ गई। तो आज जो रिजर्व सीट्स के हवाले से, और फिर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें एक नुक्ता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें अक्रॉस द बोर्ड नजर आता है, और वो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन के बारे में अब बाय एंड लार्ज, अब उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन अपनी जगह बैठा रहे तो अपनी जगह बात है, लेकिन आप देखें ना कि अगर उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, इसलिए कि पूरी सुप्रीम कोर्ट नजर आती है। हर कोई ये कह रहा है कि मेरा एक और सवाल भी है, अख्तर साहब या फिर जाहिद साहब जो भी इसको आंसर करना चाहे, सेनेट के इलेक्शंस दरमियान में इन्हीं अरकान की मौजूदगी में हुए, तो अब उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या वो वॉइड हो जाएंगे? जी, सेनेट के इलेक्शंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी जजमेंट है उन्होंने वाजे कर दिया है कि ये विद इफेक्ट फ्रॉम मे है। सो उससे पहले जो कुछ हो चुका वो हो चुका। दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव जजमेंट। तो ये तो और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, क्योंकि वो 1 या 2 सीट्स जो मिल सकती थी तहरीक इंसाफ को सेनेट में, वो फिर उसके हकदार नहीं होंगे। आप कह सकती हैं कि दैट इज अनरिजॉल्व्ड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस केस, बट आप इस लिहाज से भी देखें अभी आपके पास एक शॉर्ट ऑर्डर है और रीजंस आना बाकी हैं। उन रीजंस में शायद इन चीजों की ज्यादा बेहतर वजाहत हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। वेलकम बैक। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एजाज, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ से आगे अब बेहतर हालात हैं इन जनरल, या फिर अभी मजीद उनके लिए कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, और सियासी माहौल भी? देखिए एलेना, 9 मई के वाक़यात के बाद से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक पंचिंग बैग बनी हुई थी, और फिर वो पंचिंग बैग की जो उनका स्टेटस है वो कायम रहा। और फिर हमने देखा कि 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, और 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस तरह ओवरवेलमिंगली लोगों ने पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया, और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार पार्लियामेंट के अंदर आए, चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर आए, तो फिर भी वो जो उनका जो स्टेटस था पंचिंग बैग का, वो स्टेटस तब्दील नहीं हुआ। उसमें जो पंच मारने की जिसे कहते हैं ताकत है उसमें कमी आई, पंच में कमी आई, लेकिन पंच बदस्तूर उन्हें पढ़ रहे थे। लेकिन हमने देखा कि कुछ अरसे से, बिलखसूस जब से पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई चल रही है, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एज ए पार्टी
उसके ऊपर आप देखें ना, एक ही मामला आप उठा के गुज़िश्ता 4 महीनों के प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि 50% से ज़ायद मैं कहूँगा कि आपके जो प्रोग्राम है वो सिर्फ एक पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान का कोई और मसला नहीं, सिर्फ एक जमात को डिस्कस करते हैं। तो एज ए पार्टी ये पार्टी मर्ज हुई है। लेकिन इस सारे मामले में एक और वाक़या हुआ है और वो वाक़या हुआ है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का जो तनाव पैदा हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू हुआ, लाहौर के जो जजेज़ हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जो के साथ काम करने वाले जजेज़ हैं, उन्होंने भी इसमें कोई रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो फैसला है, इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अदालत के आला ईवानों में एक उम्मीद नज़र आई है और अदालत के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद करती थी, अब वो वाली कैफियत निकल गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रियासत के जो बड़े पिलर्स हैं उनमें से एक पिलर पर पूरा एतमाद करती है और एतमाद सामने आया है। ये बता दें, अब ये बता दें कि अगर ऐसा सूरत हाल है तो ये किस तरह से लिया जाएगा जो अदली और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई थी उस तनाजुर में? क्या इस फैसले के बाद हमें कुछ मजीद सख्ती नज़र आ सकती है या कुछ गर्मा गर्मी नज़र आ सकती है उस ज़िम्न में या नहीं? देखिए, ये मामला अभी आगे चलेगा और ये मामला आगे चलता चलता बानी पीटीआई की के ऊपर जो केसेस हैं उनके ऊपर आएगा और उनकी रिहाई या अदम रिहाई दोनों के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। और इस बात में ये जो अदलिया का जो स्टैंस है, इस बात में पूरा पोटेंशल इस मामलात में मौजूद है कि ये अल्टीमेटली एक बड़ा जो तसादम है वो ना हो जाए, क्योंकि बड़ा तसादम इसलिए होने का खदशा है कि हमें नज़र आता है कि एक फ़रीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार से लगाना चाहता है और अदलिया जो है, अदलिया एक उस फ़रीक के मुखालिफ फैसले दे रही है। तो लगता है कि इस एक बड़ा पॉलिटिकल बहरान आ सकता है। ये एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में नहीं आए, ये शायद अगले कुछ अरसे में आए, लेकिन मैं और आप ये बहरान आता हुआ देख रहे हैं। मैं सब कुछ कहना चाहते हैं माजरत के साथ। जो गवर्नमेंट का आज रिएक्शन आया, राना सनाउल्लाह को साहब को भी मैं सुन रहा था और भी दीगर लोगों को सुन रहा था, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट कर रही है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट कोई जो है जा तो नहीं रही कहीं, अभी भी उनके पास, उनके इत्तेहादियों के पास एक मेजॉरिटी है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, आइन में तरमीम नहीं हो सकेगी, लेकिन मेरा ख्याल है ओवर रिएक्शन इस वजह से नहीं होना चाहिए कि अगर फर्ज करें ओवर रिएक्ट, आपके ख्याल में जी क्यों कर रहे हैं ओवर रिएक्ट? या तो पैनिक है कि आगे क्या होने जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। देखिए, अगर सिंगल लार्जेस्ट इस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN को सपोर्ट कर रही है लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। जी सर, हुकूमत को सपोर्ट करना और हुकूमत का हिस्सा होना दोनों में फ़र्क है। तो बेसिकली इस वक्त PMLN की माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई है। और लेकिन भट्टी साहब ने अभी कहा ना कि निजाम से रिलीफ नहीं है पीटीआई को, तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही वो है, सियासी जोड़ तोड़ पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ चली जाएगी, तो ऐसा इम्कान बड़ा कम है। अलीना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए कि ठीक है, अदालत का फैसला आ गया, आप हमसे कहें अदालत का फैसला आ गया है, लेकिन जिस अंदाज में मेरा ख्याल है किया जा रहा है उससे PMLN को ही नुकसान होगा, हुकूमत को ही नुकसान होगा, उनको फायदा नहीं होगा इस पूरी सूरत हाल से। बेनज़ीर कुछ सवालात करना चाह रही थी। मैं जाहिद साहब से पूछना चाह रही थी और मैं समझना भी चाह रही थी कि अगर हुकूमत रिव्यू पे जाती है तो कितने जजेस हैं जिनका बेंच इस केस को सुनेगा और क्या चांसेस हैं कि वो जो फैसला आएगा वो मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ये भी तो 13 जजेस का बेंच था। जी, रिव्यू का असूल यही है कि उसी बेंच के पास जाता है जिसने फैसला दिया होगा, तो वो 13 मेंबर बेंच, और अगर उनमें से कोई जजेस अवेलेबल नहीं है तो मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर अवेलेबल। लेकिन इसमें रिव्यू में मैं कोई गुंजाइश नहीं देख रहा किसी भी तब्दीली की, ओवरटर्न होने की। जी, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। लेकिन देखिए, इसमें एक जो बहुत खुशाइंद बात है कि आप देखें कितनी तब्दीली आई है कि पूरे मुल्क ने पिछले 3 हफ्तों में अदालती कार्रवाई रोजाना देखी। आपने देखा जजेस ने किस तरह से सवालात किए,
पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव ने उनके जवाबात दिए, तो एक ट्रांसपेरेंसी का माहौल तो जरूर है। और ये आपकी फुल कोर्ट ने फैसला दिया है, तो आई थिंक थोड़ा सा हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और थोड़ी सी अपनी क्रिटिसिज्म को सबड्यू रखना चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, एक चीज़ तो अशतर साहब ने कही, वैसे वो हमारे साथ है नहीं इस वक्त टेक्निकल मसले मसाइल की वजह से, लेकिन ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। वो कहते हैं कि 184(3) के एम्बिट में हो सकते थे सवालात, या आपने जो अपनी जुडिशल पावर एक्सरसाइज की है यहाँ पर 187 नहीं हो सकता था क्योंकि एक अपील है। जी बिल्कुल, देखें ये भी सवाल इस केस की कार्रवाई के दौरान भी उठाया गया और अटॉर्नी जनरल साहब ने एक ऐसे केस का हवाला दिया जो मंसूर अली शाह साहब ने खुद लिखा है, जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई 187 का जुरिस्डिक्शन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो 2 मेंबर जस्टिस मंदू खेल और चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके भी फैसले में इस बात की वजाहत कर दी गई है कि इस केस को किस नज़र से देखना है आपने। ये एक इलेक्शन हो रहा है, ये एक हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक ऐसी अहम चीज है कि जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें वोटर के हकूक भी शामिल हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आप ये इस चीज का ख्याल रखें कि ये एक इलेक्शन प्रोसेस की कंटिन्यूएशन है, इसलिए और अब हम देखेंगे जो डिटेल रीजंस आएंगी कि उसके अंदर वो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो कंसर्न है कि भाई 187 का जुरिस्डिक्शन आपका रिस्ट्रिक्टिव है, आप उससे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, एक ऐसी पार्टी को आप रिलीफ दे रहे हैं जो आपके सामने नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने पीटीआई को रिलीफ दिया है या उसने पाकिस्तान के आम वोटर्स को रिलीफ दिया है जो चाहते थे कि उनके नुमाइंदगान असेंबली में आए और उनके मसले हल करें? अच्छा, उसका क्या होगा ज़ाहिर, जब जैसे अशरफ साहब ने भी उस वक्त पॉइंट उठाया कि जो कैंडिडेट्स इस वक्त बाकी पार्टीज के हैं, जिनको नोटिफिकेशन हो चुका है, वो जाकर चैलेंज कर देते हैं इसको, वो प्रॉब्लमैटिक नहीं हो जाएगा? नहीं, देखें जो रिजर्व सीट्स के जो कैंडिडेट्स थे जिनका नोटिफिकेशन हो गया और जो अब रिवर्स हुआ है, उनके पास यकीनन मौका था और उनमें से कई ऐसे मेंबरान थे जो उन्होंने उनकी वकील के साथ नुमाइंदगी भी थी। मखदूम अली खान साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे इस केस में। ठीक है, तो ऑल्सो ये प्रेसिडेंस क्या सेट करता है? क्या कल को अगले इलेक्शंस होते हैं, उससे अगले इलेक्शंस होते हैं, कोई पार्टी जिसने अपना सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, इंडिपेंडेंट्स ने सर्टिफिकेट जमा करवा दिया किसी भी पार्टी का, या बाद में जाके फिर वो एसोसिएशंस चेंज कर लेंगे, या ये रिवायत कायम हो गई कि आप आगे जाकर अपना फैसला बदल सकते? मैं नहीं समझता कि ये कोई इस किस्म की रिवायत पड़ गई है जिसके तहत अब हर कोई इस केस का हवाला दे के किसी भी स्टेज पे ये कहेगा कि नहीं मैं अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन गया हूँ या मैं किसी दूसरी जमात में जाना चाहता हूँ। आई थिंक मैं नहीं समझता कि ये इसका इतलाक उन सिचुएशन पे होगा। नहीं, अशतर साहब सुन पा रहे हैं हमें? जी। सॉरी सर, हम जाहिद साहब को एक क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे थे, आपसे हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। आई एम श्योर आप मोस्ट ऑफ द पार्ट नहीं सुन पाए, लेकिन जाते जाते एक सवाल ज़रूर, आपके ख्याल में ये क्या प्रेसिडेंस सेट करता है जो फैसला आ जाए? देखिए, प्रेसिडेंट उस वक्त बनता है व्हेन देयर इज सेट ऑफ फैक्ट्स एक जैसे हों। लेकिन और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट जो है वो इन मामलात के ऊपर नजरसानी करेगी और इसके ऊपर कानून साजी या आइन के अंदर तरमीम लेके आएगी ताकि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो सके। ठीक है, और सर इसी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए क्या अब हुकूमत को आगे कानूनी चाराजोई नहीं करनी चाहिए, या क्या उनके पास ऑप्शंस है अगर चाहें तो, या नहीं है के पास? सर हुकूमत के पास, हाँ हुकूमत, देखिए ये तो पॉलिटिकल, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रही हूँ इसी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए क्या हुकूमत को फिर नहीं आगे जाना चाहिए, इसको पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ गुंजाइश मौजूद है और वो जा सकते हैं? जिन लोगों के पास गुंजाइश है हुकूमत के पास, लोग जिन इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों को डिक्लेयर कर दिया कि वो इन सीटों के मुस्तहक हैं, उनको तो नोटिस नहीं, they've been unseated without a hearing.
तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज नहीं था कि उनको नोटिस जारी करते? क्या ये जरूरी नहीं था कि आप रीडिंग्स के ऊपर चलते और देखते कि कौन हमारे सामने आया है? ये ऐसा नहीं है कि आपने सो मोटो नोटिस ले लिया, तो सो मोटो नोटिस का तो बिल्कुल ही तकाजे और है। यहाँ पे आपने सो मोटो नोटिस लिए बगैर सो मोटो फैसला किया, ये कह के कि हमारे सामने ये चीजें आ गई। क्या वो 39 अरकान सामने आए थे कोर्ट में? They could have filed an application. It did not. So these procedural, ये technical नहीं है, these are legal infirmity. तो इसका जो फायदा है वो शायद इतना ज्यादा नहीं है जितना इसका नुकसान होगा। ठीक है जी, राय मुख्तलिफ पाई जा रही है हमारे कानूनी माहिरीन के दरमियान में भी, और हमारे जो सियासी एनालिस्ट हैं वो भी इसका आने वाले दिनों में तज्जिया भी लगा रहे हैं और अपनी एडवाइस भी दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए हुकूमत को। देखते हैं क्या होता है, हम नज़र रखे हुए हैं, मज़ीद तज्जिया तबसरे भी होंगे, बट आज के लिए इतना ही। अल्लाह।